चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की, जहां चुनाव से पहले हर गुजरते दिन के साथ कहीं चुनावी हिंसा नजर आ रही है, कहीं पर सियासी बयानबाजी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, नंदीग्राम से लेकर पुरुलिया तक। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें बंगाल के चुनावी रण की हकीकत बयां कर रही हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बेइंतहा हिंसा हुई। आरोप है कि रैली में शामिल होने पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद नंदीग्राम बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया रैली में बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया, बीजेपी को नक्सलियों से भी खतरनाक करार दिया और लोगों से टीएमसी को वोट डालने की अपील की। बीजेपी के चाइना चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना चाइना चाइना, दंगाबाज लुटेराबाज गुंडाबाज बीजेपी के एकटी वोटो नय। उधर सोमवार को कोलकाता के टॉलीगंज में बीजेपी की रैली में पत्थरबाजी हुई। आज इस घटना के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला। इस बीच खबर यह है कि 23 जनवरी को पीएम मोदी कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर चुकी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए रुक करते हैं इस बीच की एक बड़ी खबर की जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के इस चुनावी हिंसा से जुड़ी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दक्षिण दिनाजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अज्ञात लोगों ने 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली मारी है। टीएमसी हालांकि बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता सरकार और हिंसा की राजनीति एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बंगाल की छवि लगातार खराब की जा रही है, ये आरोप लगाया है कैलाश विजयवर्गीय ने। ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल पुलिस गुंडों के साथ खड़ी है, ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। बंगाल में पुलिस का अपराधीकरण हुआ है, ये बंगाल का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। 55 दिन बीत चुके हैं किसानों के आंदोलन को। किसान लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसान किसी तरह से ट्रैक्टर मार्च के आइडिया को रद्द कर दें, लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि संसद का आयोजन भी किया जाएगा और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। अड़े किसान, नहीं निकल रहा समाधान। गणतंत्र पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी, बातचीत भी रही बेमानी। किसान अड़े हैं, किसान डटे हैं, अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के आंदोलन का 55वां दिन भी बीत गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। ट्रैक्टर रैली पर किसान और प्रशासन के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत कल दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दी गई है। पहले ये बैठक आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होनी थी। इस बीच कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से किसानों को लेकर कई सवाल किए, तो राहुल गांधी ने बीजेपी को किसानों का दुश्मन बता दिया। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं।
4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया, लेकिन जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान दोनों अड़े हैं। सरकार कृषि कानून को नए हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली बता रही है, तो किसान कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुँच गया, लेकिन समाधान बातचीत से आगे नहीं बढ़ पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपको बता दें कि देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा भी यही है, मुद्दा है ट्रैक्टर मार्च रोकने पर। क्या मानेंगे किसान? इसी मुद्दे पर देश की बहस अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। इसी 1 तारीख को देश का अगला आम बजट पेश होना है और इस बजट में देश के अन्नदाताओं के लिए क्या कुछ हो सकता है खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने हल्ला बोला हुआ है। किसान और कृषि का मुद्दा आज सरगर्म है, जो देश की 65% आबादी को कवर करता है। किसान आंदोलन के बीच सरकार आम बजट की तैयारियों में जुटी है। इस बार के आम बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या खास रहने वाला है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जानकारों के मुताबिक देश भर के अन्नदाताओं को इस बार के आम बजट में मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। मोदी सरकार का फोकस देश के किसानों की आमदनी को दुगना करना है। इस बार का बजट इसी लक्ष्य को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में इजाफा हो सकता है। सरकार किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकती है। आम बजट में स्वदेशी कृषि अनुसंधान, तिलहन उत्पादन के लिए बड़ा ऐलान मुमकिन है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी आम बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कोई 20-22 हज़ार करोड़ हुआ करता था आज से 6-7 साल पहले, आज बढ़ के कोई 1,40,000 करोड़ के आसपास है। अगर उसमें से 70-72 हज़ार करोड़ आप किसान सम्मान निधि निकाल भी दें, तभी भी करीब 70 हज़ार करोड़ का आज कृषि बजट है। हमको लगता है बढ़ के शायद 1 लाख करोड़ किया जा सकता है। साल 2020-21 के आम बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी प्रोत्साहन दिया था। कृषि बजट को बढ़ाकर 1,34,700 करोड़ कर दिया गया था, जबकि साल 2013-14 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 21,933 करोड़ ही आवंटित किए गए थे। सबसे ज्यादा संभावनाओं का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, तो इसमें अगर 1 रुपया सरकार डालेगी तो हो सकता है 10 रुपये का रिटर्न देश को मिले। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लंबे टाइम से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, प्रोसेसिंग की कमी रही है, एक सप्लाई चेन और वैल्यू चेन जो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि कोरोना काल के साइड इफेक्ट से उबरने के लिए सरकार कृषि सेक्टर को ज्यादा मजबूती दिए जाने पर फोकस कर रही है। सरकार का फोकस कृषि के साथ स्मार्ट एग्री सेक्टर पर भी है। तो फिलहाल बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कृषि क्षेत्र को लेकर के सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। माना यह जा रहा है कि किसानों के लिए बहुत सारे जो वादे सरकार ने किए हैं वो इस बार की बजट में एक झलक के तौर पे दिखाए जाएंगे और साफ तौर पे ये भी बताया जाएगा कि इस बार का बजट में कृषि क्षेत्र और इरिगेशन को लेकर के लगातार जो बढ़ोतरी हुई है वो भी आगे जारी रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राफेल के ओंकार से किस तरीके से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान।